सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखने वाले चैप्टर 15 जो कि है चैप्टर 17 जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि लाइक कर दे इस वीडियो को एंड फटाफट सब्सक्राइब कर ले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लेट्स गो। पूछा जाता है इस चैप्टर में से कम 5 मार्क आप पकड़ के चल सकते हो कि 5 मार्क तो पूछा जाएगा ही इस चैप्टर में से। चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये चैप्टर मैं स्ट्रेस इसलिए करता हूँ, मैं बच्चों को कहता हूँ कि इस चैप्टर को करके जाना क्योंकि चैप्टर इजी है और अगर इजीली आपको कोई 5 मार्क दे रहा है तो उसे खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आगे बढ़िए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि है चैप्टर अपना है 17। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सर ये कहता क्या है चीज़, सबसे पहले ये समझा दीजिए। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का मतलब होता है जो कुछ भी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ए डिजिटल फॉर्मेट, इन ए डिजिटल वे, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, ये सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली जो कुछ भी चीज़ें होता है वो, अब डिजिटल सिग्नेचर कह लो, ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना कह लो, डिजिटल फॉर्म फिलअप कह लो, कुछ भी, तो वो सारा जो है वो कैसे होता है, उसका कुछ रेगुलेशन चाहिए होगा ना। अगर कोई भी चीज़ हो रहा है विदाउट एनी रेगुलेशन तब वहाँ पे जो है फ्रॉड होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि भाई मेरे ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, दिस डील्स विद ऑल द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट वी यूज़ इन अ डे टू डे इन इंडिया। ठीक है, इनसाइड इंडिया, समझ में आ रहा है। तो जो कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो कुछ भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, उसका भी रूल्स रेगुलेशन है। कोई हम लोग डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं, उसके भी रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, वो सब कुछ रेगुलेट करता है अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाला चैप्टर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग देखने वाले। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे ये, फटाफट देखो 30 मिनट में चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा विथ फुल इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ रह गया हो, तो पूरा जो है ध्यान से देखना है। वन शॉट रिवीजन क्लास है, बहुत अच्छे से देखना। देखो, और ये नोट जो है मैं एप्लीकेशन में अवेलेबल करवा दूंगा आज के आज, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको फटाफट जाके एक बार डाउनलोड कर लेना आफ्टर द लेक्चर, आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर, अभी नहीं, आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर। सबसे पहले देखो क्या है, देखो कहा गया कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज इनेक्टेड टू मेक इन द मेन 3 काइंड्स ऑफ प्रोविजंस। 3 मेन प्रोविजंस जो है बनाने के लिए ये एक्ट जो है बनाया गया है। ठीक है, 3 मेन प्रोविजंस लाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। कौन सा है वो प्रोविजंस, फटाफट देख लो। It provides legal recognition for transaction carried out by electronic data interchange, usually referred to as electronic commerce। ठीक है, तो जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए, समझ में आ रहा है, लीगल। पकड़ लो यार, ट्रेन का टिकट तुमको काटना है, तुमने ऑनलाइन टिकट काटा, ठीक है, तुम लेकर गए टीटी के पास, टीटी तुमको बोल रहा है नहीं तुमने ऑनलाइन काटा, ये मैंने देखने नहीं वाला, ये मैं जो है इग्नोर करता हूँ इस चीज़ को, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या हो जाएगा बताओ, बवाल में खड़ा हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि सारे चीज़ों को लीगली गवर्नमेंट के साइड से रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्ट लाया गया कि सो दैट कोई भी बंदा जो है वो आपको नहीं कह सकता कि ये जो है सही चीज़ नहीं है, ये गलत है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, डिजिटल फॉर्मेट में चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये कोई भी बंदा नहीं कह सकता। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पकड़ लो, तुम गए किसी दुकान में जाकर तुम कर रहे हो यूपीआई, ठीक है, तुमने पैसा उसको ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक अकाउंट में उसका घुस गया पैसा, फिर बंदा बोला नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज़, मेरे को पैसा दो, मेरे को नोट दो, ठीक है, मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए, मेरे को हार्ड पैसा चाहिए, तो वो दो, फिजिकल फॉर्मेट में दो, मेरे को ऑनलाइन में नहीं चाहिए। दिक्कत हो जाएगा, पैसा ऑलरेडी आपने पेमेंट कर रखा है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो भैया लीगल आप गए कोर्ट के पास, कोर्ट में केस करने के लिए 5 रुपये के लिए, ठीक है, तो कोर्ट कब आपका सपोर्ट करेगा, जब ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड रहेगा, है ना। लीगली रिकॉग्नाइज नहीं रहेगा तो कोर्ट भी सपोर्ट नहीं करेगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। इट फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि मैंने IRCTC का एग्जांपल लिया, वही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, इट अमेंड्स द इंडियन पेनल कोड, और ये जो एक्ट है ना ये अमेंड कर देता है इंडियन पेनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट, द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इन सब में जो है अमेंडमेंट आया है आफ्टर दिस एक्ट इज इनेक्टेड, जो कि 2000 में इनेक्ट हुआ है ये एक्ट। ठीक है, इसके बाद जो है बहुत भारी भरकम का चेंजेस आया है इन सारे एक्ट्स में। क्यों आया है, क्योंकि वहाँ पर भी तो डिजिटली रिकॉग्नाइज करना होगा ना, बहुत सारे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किया गया है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो डॉक्यूमेंट्स, क्या कहा, डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल नॉट अप्लाई। कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सबसे पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बैंक का चेक कह लो, ठीक है,
ये सारा चीज़ जो है ना नॉर्मली हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। गॉट इट? हाँ जी। पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी, किसी को पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर करना है फिजिकल फॉर्मेट में होगा, ये ऑनलाइन वगैरह नहीं होता है। अ विल, अ ट्रस्ट, ठीक है, दादाजी का विल, ठीक है, एक ट्रस्ट। एनी कंडक्ट फॉर, ये फ्रो नहीं, फॉर होगा, फॉर द सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि घर, ठीक है, इसका सेल हो रहा है तो कैसे होना चाहिए? हाँ जी, डॉक्यूमेंट होगा, फिजिकल फॉर्मेट में सेल होगा, ये ऑनलाइन वगैरह नहीं चलने वाला। ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिजिकल फॉर्मेट में सब कुछ होगा। तो यहाँ पे जो है इन सारे ट्रांजैक्शंस के समय पे आपको ये एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो आगे, बोले डेफिनेशन ऑफ बेसिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है? सिंपल बात है सर, एक्सेस का मतलब होता है मीनिंग गेनिंग एंट्री इनटू अ कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में एंट्री गेन करना, समझ में आ रहा है, वो उसको कहा जाता है एक्सेस, उसको कहा जाता है एक्सेस। समझ में आ चुका है। अड्रेसी कौन है? अड्रेसी मतलब वो इंसान मीन्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ऑरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऑरिजिनेटर मतलब वो बंदा जो रिकॉर्ड को, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ऑरिजिनेट कर रहा है, बना रहा है, ठीक है, वो है ऑरिजिनेटर। और जिस इंसान को वो भेजना चाहता है, जिसका इसका इंटेंशन है कि मैं इस इंसान को भेजना चाहता हूँ, वो बंदा होता है एड्रेसी। समझ में आ चुके सर? इससे ज़्यादा मक्खन तो भैया कृष्ण कन्हैया भी आके आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीटली समझा दिया है आपको। ठीक है, समझ में आ चुका है। बट डज नॉट इंक्लूड एन इंटरमीडियरी, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होना चाहिए। तो मीन्स अ पर्सन, समझ में आ रहा है? मतलब पकड़ लो, सुनो, मैं समझाता हूँ तेरे को। अरे समझाता हूँ मैं, देखो ना, यहाँ पर एक इंसान है, इसने इस बंदे को कोई इंफॉर्मेशन पास करने के लिए कहा, ठीक है, कहा। अब ये इंसान इस इंसान को इंफॉर्मेशन पास करना चाहता है। अब वो डायरेक्टली जो है वो नहीं किया, वो डायरेक्टली नहीं किया। उसने क्या किया? उसने बीच वाले एक इंसान को पकड़ा, बोला कि ये इंफॉर्मेशन इसको पहुंचा दो। एड्रेसी कौन है? ये है या फिर ये इंटरमीडियरी है? इंटरमीडियरी मतलब बीच का इंसान। यहाँ पे बीच का इंसान नहीं आएगा, डज नॉट इंक्लूड एन इंटरमीडियरी। समझ में आ रहा है? जिसके लिए सोल पर्पस के लिए, जिसके लिए बनाया गया है, ऑरिजिनेट किया गया है इन्फॉर्मेशन, वही बंदा बनेगा। क्या बताइए ना? हाँ जी, एड्रेसी। समझ में आ चुके सर? आगे बढ़िए। फिर बताएं यहाँ पे असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है, मींस अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर। दो प्रकार के कीज होता है। एक होता है, बताओ, दो प्रकार के कीज होता है। एक होता है प्राइवेट की, दूसरा होता है पब्लिक की। क्या करते हैं ये कीज? देखो, प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, वो क्रिएट करता है एक डिजिटल सिग्नेचर, और पब्लिक की जो है वो वेरीफाई करता है उस डिजिटल सिग्नेचर को। ये है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ये मैथमेटिकल जो है सिस्टम होता है एक, जिससे हम लोग मतलब ये सिस्टम जो है दो कीज रहता है सिस्टम में। एक है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक। एक की से हम लोग ऑरिजिनेट करते हैं क्या? डिजिटल सिग्नेचर। और दूसरे की से हम लोग वेरीफाई करते हैं उस डिजिटल सिग्नेचर को। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। आगे बढ़िए। सिक्योर सिस्टम। सिक्योर सिस्टम का मतलब क्या है? मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर दैट आर रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज, प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन। तो सिक्योर सिस्टम यही है ना। सिक्योर सिस्टम, कोई सी भी सिस्टम को हम सिक्योर कब कह सकते हैं? जब दे आर रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज। सिक्योर है, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता, तो वो सिक्योर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, आप रिलाई कर सकते हो इस कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कोई भी आके इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, करेक्ट ऑपरेशन ये देगा। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तो समझ में आ चुका है? हाँ जी सर। फिर आगे बढ़िए सर। व्हेन विल डिजिटल सिग्नेचर बी कंसिडर्ड? बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, व्हेन विल डिजिटल सिग्नेचर बी कंसिडर्ड रिलायबल। कोई भी हम लोग डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिलायबल कब रहेगा? सबसे पहला चीज दिमाग में घुसा लो, द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा और द ऑथेंटिकेशन डाटा आर लिंक्ड टू दी सिग्नेटरी, आर लिंक्ड टू दी सिग्नेटरी। ठीक है, जो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने का डेटा है, जो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट करने का डेटा है, वो दोनों सिग्नेटरी से लिंक्ड हो, किसी तीसरे इंसान से नहीं। सिग्नेटरी मतलब वही इंसान जो साइन कर रहा है, ठीक है, उससे लिंक्ड होना चाहिए। द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा एंड द ऑथेंटिकेशन डेटा बोथ आर लिंक्ड टू दी सिग्नेटरी। समझ में आ चुके? तब हम लोग कहेंगे कि ठीक है, रिलायबल है।
समझ में आ रहा है ना। मेरा सिग्नेचर जो है, फॉर एग्जांपल मैं कोई डिजिटल सिग्नेचर करूंगा, इसका कंट्रोल किसी और के पास है, तो भैया रिलायबल कैसे है, वो तो डिजिटल सिग्नेचर करके हर जगह पे घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है। फिर देखो नेक्स्ट, बोले द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और द ऑथेंटिकेशन डेटा वेर एट द टाइम ऑफ साइनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिग्नेटरी। जब मैं साइन कर रहा था तब मेरे ही कंट्रोल में था ये दोनों। कौन सा दोनों सर? ये डेटा, सिग्नेचर क्रिएशन डेटा एंड ऑथेंटिकेशन डेटा, दोनों मेरे कंट्रोल में था, किसी की इन्फ्लुएंस्ड में नहीं था। समझ में आ रहा है? हाँ जी, मैं ही कर रहा था वो डिजिटल सिग्नेचर। फिर देखो, ऑल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफेक्सिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। कोई भी डॉक्यूमेंट तुमने, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डॉक्यूमेंट तुमने साइन कर दिया, ठीक है, फिर साइन करके भेज दिया तुमने। अब जिस इंसान के पास भेजा है वो ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। अब वो ऑथेंटिकेट करने के टाइम में वो देखेगा ना कि ये जो सिग्नेचर मैंने उस बंदे ने करके भेजा है, इसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुआ है क्या? इसके साथ कोई छेड़खानी हुआ है क्या? ये रियल है? तो ये कैसे हम लोग सिक्योर फील करेंगे इस चीज़ को कि कोई सिग्नेचर देने के बाद डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंजेस हुआ, पकड़ लो ये डॉक्यूमेंट मैंने डिजिटल साइन करके भेज दिया, डिजिटल साइन है, इसको हटा भी सकते हैं हम लोग बहुत तरीके क्रैक मेथड यूज़ करके। इंक वाला साइन तो टफ है, इंक वाला भी फॉर्ज हो जाता है, वो भी है। अच्छा, ये साइन करने के बाद अगर मेरे, सुनो ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नेचर के साथ कोई छेड़खानी हो रहा है या फिर इस डेटा के साथ छेड़खानी हो रहा है मेरे साइन करने के बाद, सुनो फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे साइन करने के बाद अगर इस सिग्नेचर के साथ कोई छेड़खानी हो रहा है, मेरे साइन करने के बाद अगर इस डेटा के साथ कोई छेड़खानी हो रहा है, तो वो डिटेक्टेबल हो, मेरे को पता लग जाए कि छेड़खानी हो रहा है, ठीक है। देखो कहा, ऑल्टरेशन टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफेक्टिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल, ऑल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड आफ्टर ऑथेंटिकेटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला बोले कि साइन करने के बाद में सिग्नेचर को कोई ऑल्टरेशन हो रहा है उसमें, तो ये डिटेक्टेबल हो। ऑथेंटिकेट करने के बाद, डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के बाद अगर कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस आ रहा है, डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो रहा है, वो भी डिटेक्टेबल हो, तब जाके ना हम लोग मानेंगे कि भैया हाँ ये सेफ है चीज़। अदर कंडीशन विच मे बी प्रिस्क्राइब, गवर्नमेंट जो भी कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दे। फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसके बारे में क्या बताए? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये पहला चीज़ है, द एक्ट ग्रांट्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कौन से टाइप का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? इलेक्ट्रॉनिक टाइप एंड राइटिंग हो सकता है, टाइप रिटन फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म, मेड अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एक्सेसिबल सो दैट टू बी यूजेबल फॉर ए सब्सिक्वेंट रेफरेंस, ठीक है। एंड एक्सेसिबल होना चाहिए, इतना आपको याद रखना, ठीक है, इतना आप याद रखो। प्रिंटेड फॉर्म, मेड अवेलेबल इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में है, वो अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मतलब ये हार्ड कॉपी था, इसको मैंने सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या बताए? प्रिंटेड फॉर्म, मेड अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि एक्सेसिबल हो, समझ में, एक्सेसिबल सो एज टू यूजेबल फॉर ए सब्सिक्वेंट रेफरेंस। गॉट इट? हाँ जी, सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए, किसी दूसरे रेफरेंस के लिए मैंने ये सॉफ्ट कॉपी बनाया। समझ में आ चुका है? राइटिंग, टाइप रिटन, प्रिंटेड, ये आपको याद रख लेना है। सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ कौन है? सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ के ये जो सर्टिफिकेट्स है ये कौन देते हैं, ये कौन इशू करता है? सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ आर दोज पर्सन हु इशू digital signature certificates to persons after verifying those person issues digital signature certificates to persons after verifying those person। समझ में आ रहा है? ये सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ वही ऑथोरिटीज़ है जो ये डिजिटल सिग्नेचर्स इशू करते हैं लोगों को। आपको देंगे, मेरे को देंगे, मेरे को वेरीफाई करने के बाद मेरे को देंगे, आपको वेरीफाई करने के बाद आपको देंगे। इसका प्रोसीजर है पूरा, ठीक है। वो प्रोसीजर आपके एक्ट में नहीं है, तो JIGL में जितना है उतना हम लोग करेंगे। उसके बाद बताइए सर, उसके बाद बात बताइए यहाँ पे कि टू रेगुलेट, बताओ ना फटाफट, बोले टू रेगुलेट द सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज देयर इज ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज। अब इन सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज को कौन रेगुलेट करता है? ये सही से कर रहा है काम कि नहीं, इनके लिए भी एक जो है ऑथोरिटी बैठा है, उसको कहा जाता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी। कौन बताओ? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी। कौन रेगुलेट करता है सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज को? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज। इस बात का ध्यान रखना है। फिर पेनल्टीज एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पेनल्टीज एंड एजुकेशन में ये बताया गया कि कब कब आपको पेनल्टी मिलेगा, एजुकेशन होगा। अगर आप एक्सेस कर रहे हो विदाउट परमिशन,
क्या एक्सेस कर रहे हो? कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्सेस। डाउनलोड कर रहे हो कॉपीज और एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एनी डेटा विदाउट परमिशन। डैमेज कर दिया या फिर आप ही के कारण डैमेज हुआ है, कोई भी कंप्यूटर वायरस घुस चुका है किसी भी कंप्यूटर में, डैमेज हुआ है और कॉज टू बी डैमेज एनी कंप्यूटर, डिसरप्ट्स और कॉज डिसरप्शन टू एनी कंप्यूटर, द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्सेस। मतलब मेरा कंप्यूटर है, मैं एक्सेस नहीं करूंगा तो कौन करेगा, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि मेरा कंप्यूटर मैं खुद एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी आपका पेनल्टी एजुडिकेशन होगा आपका। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रॉय, डिलीट होगा यहाँ पे, डिलीटेड, DELET, डिलीटेड, ठीक है। डिस्ट्रॉय, डिलीटेड और ऑल्टर एनी इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग इन अ कंप्यूटर रिसोर्स। समझ में आ रहा है? फिर स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर, इन सब कार्य में आपको भैया आपका पेनल्टी एजुडिकेशन होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में सुनते हैं। सुनो, आप अग्रीव्ड इंसान हो। आप कौन हो? आप कौन हो भाई मेरे? आप कौन हो भाई मेरे? बताओ फटाफट, आप कौन हो? आप हो अग्रीव्ड, अग्रीव्ड इंसान, दुखी आत्मा। आप हो दुखी आत्मा। आपको क्या हुआ है भाई मेरे? आपको क्या हुआ है भाई मेरे? बताओ। आपको हुआ है ये सर, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है सर। ये हुआ है कि आप हो अग्रीव्ड। आपको हुआ क्या है? आप गए थे डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने, दिया नहीं बंदे ने, दिया नहीं, आप हो अग्रीव्ड। तो आपने अप्लाई किया कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ को, है ना? आप अप्लाई किसे करोगे? सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ को। सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ को आपने अप्लाई किया, फिर सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज़ ने आपको नहीं दिया, तो आप फिर गए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी के पास। देखो ना, आप गए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी के पास कि भाई मेरे, मैंने अप्लाई किया था, मेरे को दिया नहीं उसने। अब कंट्रोलर और सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज जो है ना, वो आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, ठीक है? वो पैसा खा के बैठा है, कंट्रोलर और सर्टिफाइंग ऑथोरिटी, कोई जवाब नहीं है। तो बोले कि 45 डेज के अंदर अंदर आप जा सकते हो एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास। उसके बाद एपिलेट ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट सुनाया, आप उससे भी नाखुश हो, तब 60 दिन के अंदर अंदर आप जा सकते हो हाई कोर्ट के पास। समझ में आ चुका? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे ऑफेंसेस। किन किन चीज़ों को हम लोग ऑफेंसेस कहते हैं? कुछ मैंने हाईलाइट करके रखा है, वो देख लो। वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, साइबर टेररिज्म, पब्लिशिंग ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। ये सारे ऑफेंसेस है। अगर आप ये सारे कर रहे हो तो ऑफेंस माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आपने ऑफेंस किया, आपने क्या किया? ऑफेंस किया है। यहाँ पे और एक आप मेंशन कर सकते हो। एक तो है ये चीज़, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, पोर्नोग्राफी वगैरह, ये आप जो है वीडियो बना के बेच रहे हो, तो वो जो चीज़ है ना, वहाँ पे आपको जो है दिक्कत हो जाएगा, आपको पनिशमेंट होगा। अब इसके नीचे, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके नीचे और एक लाइन लिख सकते हो, फटाफट लिख लो। पब्लिशिंग ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, ठीक है? बच्चों को आप करवा रहे हो, बच्चों से करवा रहे हो ये पोर्नोग्राफी वगैरह, तो उसमें भी, तो वो भी है यहाँ पे आपके मटेरियल में ही है भाई मेरे, ये मैंने खुद नहीं बनाया है। लिख लो फटाफट यहाँ पे, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, ये आप लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये सारे अगर करोगे तो ये सारे ऑफेंसेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑफेंसेस, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेनल्टीज एंड एजुडिकेशन के बारे में अगर पूछा तो आपको ये सारा लिखना है, ऊपर वाले, कहाँ गया ये, ऑफेंसेस के बारे में पूछा तो आपको लिखना है ये, ठीक है? अब दो मेजर पॉइंट है जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, मैं फिर से बताता हूँ। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। सुनो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन मतलब कोई बंदा बैठा है इंडिया के बाहर और वो इंडिया के अंदर में जो भी डेटा है, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क है, उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, तो क्या उसको पनिशमेंट हम लोग दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, ठीक है? हम उसको पकड़ के लेकर आएंगे। क्या बताओ? पकड़ के लेकर आएंगे। समझ में आ रहा है?
अगर वो बाहर बैठा वाला इंसान इंडिया का कोई भी नेटवर्क जो है उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, कंप्यूटर के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो उसको पकड़ के हम लोग, ठीक है, पनिश करेंगे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ एन एक्ट मीन्स दैट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनलिटी, कोई भी नेशनलिटी का हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इफ द एक्ट और कंडक्ट इन क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क लोकेटेड इंडिया। ठीक है, कोई भी बाहर नेशनलिटी का हो, डोनाल्ड ट्रम्प ही पकड़ लो। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो क्या कर रहा है, हमारे मोदी साहब का जो कंप्यूटर है उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जो बाइडन कहते हैं उसका नाम लेते हैं। ट्रम्प तो भैया अपना फ्रेंड है, ठीक है। बाइडन जो है वो कर रहा है क्या, मोदी का कंप्यूटर हैक। अब मोदी जी का कंप्यूटर अगर हैक कर रहा है वो, तो कंप्यूटर किसका है, मोदी जी का। ठीक है, कहाँ पे है, इंडिया के अंदर। तो पकड़ के जो है ना पूरा अच्छे से क्लास लेंगे हम लोग उनको। सर सच्ची में जो बाइडन का कुछ कर सकते हैं हम लोग, वो बंदा करेगा नहीं ना सर। अगर किया तो उसका भी कोई ना कोई प्रोविजंस है कि कैसे डील करेंगे, इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसी चीज़ इमेजिन करें जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। मैं साइबर, सुनो ना, मैं मेरे घर पे जियो का मेरा चलता है, एयरटेल का मेरा चलता है, एंड जियो का चलता है वाईफाई। ठीक है, मैंने उनके वाईफाई को यूज़ करके, उनके ब्रांड को यूज़ करके, उनके वाईफाई सिग्नल को यूज़ करके मैंने कोई क्राइम किया, तो कौन लायबल है ये पूछ रहे यहाँ पे। बोले कि क्या जियो अंबानी साहब लायबल है कि नहीं, ये पूछ रहे। तो यहाँ पर बताया कि अगर अंबानी साहब प्रूफ कर दे कि भैया ये बंदे अपने घर पे बैठ के जो भी कर रहा है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है इसमें, मैं तो सिर्फ नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको, तो अंबानी साहब जो है बाइज्जत बली हो जाएंगे, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर पाए तो बेटा धर पकड़ के पीट देंगे अंबानी साहब को भी। कहाँ पे, जेल के अंदर। समझ में आ रहा है, ये है बात। तो ऐसे लाइबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। नॉर्मली नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो है उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं रहता है। समझ में आ रहा है, लेकिन अंबानी साहब को कोई छू नहीं सकता, देश वही चला रहा है भाई मेरे। ठीक है, आज अगर चाहे तो पूरा अपना पार्लियामेंट खरीद के बैठ सकता है वो बंदा। कितना पैसा चाहिए बताओ, ऐसा है वो अंबानी। ठीक है, तो यही बड़े बड़े टाइकून जो है, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे चलाते हैं देश भाई। ठीक है, ये मोदी जी नहीं चलाते, आपको जानना होगा, ये बहुत डीप डार्क पॉलिटिक्स है। अच्छा आगे बढ़ते, सुनो क्या लिखा है यहाँ पे। एन इंटरमीडियरी a network service provider may have to handle matter which may contravene the act. To avoid such consequences, the act declares that no service provider shall be liable under this act, rule or regulation made thereunder for any third party information or data made available by them, if he proves that the offense or contravention is committed without his knowledge or that he has exercised all due diligence to prevent the commission. ठीक है, अंबानी साहब को प्रूफ करना होगा कि भैया मेरे नॉलेज के बिना ही ये हुआ है, मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि ये बंदा ये कर रहा है मेरे नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, बॉम्ब प्लांट कर रहा है मुंबई में, तो ऐसा भैया पता ही नहीं था इनको। समझ में आ रहा है ना। अगर ये प्रूफ कर दे इनको पता नहीं था, या फिर ये प्रूफ कर दे मैंने पूरा कोशिश किया इस चीज़ को, मतलब नहीं ड्यू डिलिजेंस मैंने फॉलो किया फिर भी हो चुका है, तो ये मेरा गलती नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर वाइंड अप होता है भाई मेरे। यही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इस नोट्स को मैं अवेलेबल करवा दूंगा, यही पढ़ के जाओ, मोर देन इनफ है इस चैप्टर में से। वन शॉट वीडियो खत्म होता है। वीडियो को पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।